जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़े थे धीर सिंह धाबाई की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धाबाई की शिक्षा विज्ञान की बुक में हम तकरीबन 5 चैप्टर को कवर हो चुके हैं। और 5 चैप्टर कवर करने के बाद आज हम रिवीजन के सेशन में खड़े हुए, ठीक है। तो आज हम इन 3 चैप्टर को रिवाइज करने वाले। कौन से 3 चैप्टर? शुरुआती 3 चैप्टर, शिक्षा विज्ञान का अर्थशास्त्र उपयोगिता और अधिगम शिक्षा विज्ञान के मनोविज्ञान का क्या महत्व है, देन अधिगम के बारे में पढ़ने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नए बच्चे जुड़े उनके लिए बता दूं कि इस वाले सेशन में सिर्फ और सिर्फ बातों बातों में कन्वर्सेशन के थ्रू हम कुछ नए नए मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम काफी समय से इस तरीके के सेशन ले रहे हैं, तो आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रिवाइज करेंगे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को दोहराएंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को तो स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीजों को स्किप करते हुए चलेंगे और मोटा मोटी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उनको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, इन तीनों चैप्टर को रिवाइज करेंगे। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है वो इन सेशन को, मतलब इस सेशन को कवर करने के बाद एक हल्का हल्का आइडिया ले सकता है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में धीर सिंह धाबे की बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, चैप्टर नंबर सेकंड में क्या गिवन है, चैप्टर नंबर थर्ड में क्या गिवन है। आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे ना तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी। एक किसी से सुनने के बाद, अगर किसी ने याद करा हुआ है तो उससे सुनने के बाद जब हम बुक पढ़ते हैं ना तो चीजें थोड़ी फेमिलियर लगती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा शिक्षा विज्ञान का अर्थशास्त्र और उपयोगिता से बिलोंग करता है। चैप्टर नंबर सेकंड, साइकोलॉजी अधिगम में कहां तक योगदान देती है, यानी सीखने में साइकोलॉजी की कितनी भूमिका है। लास्ट अधिगम के बारे में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते थे। वो फर्स्ट चैप्टर में हम विधियों के बारे में जानेंगे। एक बच्चे के बारे में पता करने के लिए साइकोलॉजी में बहुत सारी विधियां, उन विधियों के बारे में हल्का हल्का जानेंगे। प्रतिपादकों के नाम वगैरह, ये विधिया क्या है, इसके गुण दोष क्या, इस तरीके से हल्का हल्का जानेंगे। कुछ 10-15 विधियों के नाम देखेंगे, ठीक है। और टीचर के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी है और बच्चे के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, इन 3 टॉपिक को कवर करने वाले चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर सेकंड में क्या पढ़ेंगे? देखो, चैप्टर नंबर सेकंड बताता है कि अधिगम में यानी लर्निंग में साइकोलॉजी कहां तक रोल निभाती है। इस तरीके से कुछ चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है। चैप्टर नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर सेकंड में क्या पढ़ेंगे? देखो, चैप्टर नंबर सेकंड में हम जानोगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बेसिकली होती क्या है, शिक्षा और शिक्षण क्या होता है, शिक्षा शिक्षण अन्वेषण क्या होता है, इन तीनों में संबंध क्या होता है बेसिकली। उसके बाद आप शिक्षण के चरों को जानोगे, शिक्षण के चरणों को जानोगे, शिक्षण के सोपानों को जानोगे, शिक्षण के उद्देश्यों को जानोगे, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में जानोगे, माइक्रो टीचिंग के बारे में जानोगे, विद्यालय के बारे में जानोगे। वहीं आप कुछ उद्देश्य लिखने की विधियां कौन कौन सी हो सकती है, इनके बारे में जानोगे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट पढ़ने वाले चैप्टर नंबर सेकंड में। और चैप्टर नंबर थर्ड, अधिगम में क्या जानोगे, लर्निंग में क्या जानोगे। देखो, अधिगम में तो सारे सिद्धांत देखने, जो भी अधिगम के सिद्धांत है हम याद कैसे करते, चीजें हमें याद कैसे हो जाती, कॉन्सेप्ट हमें समझ कैसे आ जाते, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई साइकोलॉजी में, है ना, उनको पढ़ेंगे सारा। उन सारी थ्योरीज के बारे में कुछ हल्का हल्का जाने भरेंगे, ठीक है। इस वाले सेशन में बहुत ज्यादा डेप्थ से नहीं, बस इतना जानेंगे किसने दी है, क्या बताया गया है, और कुछ और हल्की हल्की बातें आएगी तो उस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले? थोंडाइक है, पावलोव है, स्किनर है, हल है, गुथरी है, टोलमैन है, पियाजे, कुटलेविन है, वाइगोत्स्की है ना, ब्रूनर वगैरह हो जाते हैं। सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत वगैरह हो जाता है, सूच का सिद्धांत हो जाता है। ये सारे सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम थोड़ा सा अधिगम स्थानांतरण को पढ़ेंगे, अधिगम की अक्षमताओं के बारे में पढ़ेंगे। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अक्षमताएं और कुछ अधिगम के वक्र क्या होता है, अधिगम के पठार क्या होता है, अधिगम का वक्र दर, अधिगम का पठार, अधिगम की विधियां कौन सी होती है, ये पढ़ेंगे। इसके साथ थोड़ा सा अधिगम की परिभाषा, अधिगम के दृष्टिकोण, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, अधिगम और परिपक्वता में क्या रिलेशन है, तो इन सारे मुद्दों के बारे में हम बातचीत करने वाले, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का जानेंगे। मैं कंक्रीट चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो चीजें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट आपको मदद करे, ठीक है। तो इस सेशन को बस ऐसे ही थोड़ा इजी गोइंग, लाइटली लेते हुए आराम से सुनिएगा, ठीक है। नो डिप्रेशन, मतलब कि कोई एकदम लोड नहीं लेना है, बिल्कुल बस मजे मजे में सुनना है। चीजें याद होती है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बस फर्स्ट बार में आप सुन ली, आपको सुनना ही मायने रखता है। आप फर्स्ट बार में बस सुन रहे हैं, ये भर काफी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अपने आप से फर्स्ट बार में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि मैं एक ही बार सुन के बहुत ज्यादा याद रख लूंगी, ठीक है। बस इतना रखो, अपने आप के साथ भी ईमानदार रहो थोड़ा, है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या देखने वाले? देखो, बहुत सारी विधियों के बारे में बताने वाले। अवलोकन विधि, जब आप किसी का अवलोकन करते हो तो अवलोकन विधि कहलाती है। इसको प्रेक्षण विधि भी कह सकते हैं, निरीक्षण विधि भी कह सकते हैं। इस विधि को वॉटसन इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं कि ये विधि बहुत ज्यादा विश्वसनीय सूचनाएं देती है, लेकिन ऐसे अवलोकन करता ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये इसकी अच्छी बुरी बातें हो जाती है। वही निरीक्षण विधि, ये निरीक्षण विधि भी कहलाती है, ये प्रेक्षण विधि भी कहलाती है। यानी आप किसी बच्चे को कुछ काम करते हुए देखते हो, बताते हो कि बच्चा ऐसा ऐसा। उसके बाद अपनी आ जाती है कुछ परीक्षण विधि। आप है ना बच्चे को किसी एक कृत्रिम माहौल में रखोगे, देखोगे उस कृत्रिम माहौल में बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, ये परीक्षण विधि कहलाती है। विलियम वुंट इसको लेकर आया, टीचर कहते हैं कि इससे बड़ी विधि तो कोई हो ही नहीं सकती। इसके कुछ 10 सोपान वगैरह भी बताए जाते हैं ना। उसके बाद व्यक्ति इतिहास, केस स्टडीज, जिसको अपन कहते हैं सीआईडी नहीं करती, केस स्टडीज, उसके अतीत से लगाकर भविष्य तक जाने की क्रो यही परिभाषा देते हैं कि आपके अतीत से लगाकर जो आपके भविष्य के बारे में बताते हैं ना, वही आपकी व्यक्ति इतिहास विधि कहलाती है। इसके बहुत सारे फायदे नुकसान भी है। देखो, बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, समय बहुत ज्यादा लग जाता है, पर इससे बच्चों के बारे में पता चलता है ना, सूचना एकदम स्पेसिफाई होती है। इतनी मेहनत मशक्कत करी, इतने समय लगा, इतना इसमें काफी समय लग जाता है, तो इससे सही सूचना प्राप्त होती है। कहते हैं कि ये जो कुछ समस्याग्रस्त बच्चे होते हैं, लाभान्वित बच्चे, अलाभान्वित बच्चे हो जाते, अपराधी बच्चे हो जाते हैं, स्कूल से भागने वाले बच्चे, इस तरीके से जो
कुछ विशिष्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल करी जाती है व्यक्ति इतिहास विधि, जिसको अपन केस स्टडी के नाम से जानते हैं। समाज विधि बच्चा समाज में कैसे बिहेव कर रहा है, इसको देख के आप पता लगा सकते हो बच्चे के बारे में। समाज विधि जो है ना मोरेनो के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर विधि आती थी, बच्चे से कन्वर्सेशन में बातों बातों में प्रश्नोत्तर करके बच्चे के बारे में पता लगा लो। ये वैसे तो सुकरात लेके आए थे, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इसको विलियम वुंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इसकी अच्छी बात है, बुरी बात है, तो कुछ छुपा देगा, सब कुछ बताएगा नहीं। उसके बाद हो जाती है कुछ आत्मकथा विधि। आत्मकथा में आपको खुद को बताना होता है। देखो ये सतयुग की विधि, आपको खुद को कहेंगे कि अपने बारे में कुछ 5-7 बातें बताओ, तो बिल्कुल सही बताओगे तो ये हमारी कुछ सही विधि साबित होगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं जनरली, है ना। तो ये उच्चतम मन के बारे में बताने में कारगर साबित नहीं होती। ये इसको लेकर के विलियम जेम्स कहते हैं तो ये विधि कुछ ऐसी विधि कि आप हाथ में लैंप लेके कह रहे हो कि अंधेरा कैसा होता है, तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। इसको जोन लोग है, विलियम वुंट है, तो जोन लोग से तो लेके आए, विलियम वुंट इसको शिक्षा विज्ञान में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद कुछ और विधियां भी हो जाती है, जैसे कि व्यक्तिगत विभिन्नता विधि हो जाती है। 2 बच्चों में अंतर करके आप पता करोगे इस बच्चे में ये विशेषता है, इस बच्चे में विशेषता नहीं है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। वही तुलना विधि भी ऐसी विधि, वही रेटिंग स्केल विधि, बच्चों को रेट देना, बच्चा इसमें इतना अच्छा, बच्चा इसमें इतना खराब है ना। कोटि विधि आ जाती है, इसमें उच्च कोटि का बच्चा, निम्न कोटि का बच्चा, कालानुक्रमिक है, अनुक्रमिक है और अनुप्रस्थ, इस तरीके की कुछ विधियां होती है। कालानुक्रमिक एक समय में आप अलग अलग बच्चे का अध्ययन करते हो, अनुप्रस्थ इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है, एक ही बच्चे का अध्ययन अलग अलग समय में करते हो। कालानुक्रमिक एक समय होता है और अनुक्रमिक जस्ट इसके उल्टे हो जाती है, अनुप्रस्थ इसकी जस्ट उल्टी हो जाती है। वही अनुप्रस्थ इसकी जस्ट उल्टी हो जाती है और अनुक्रमिक इन दोनों का योग होती है। अलग अलग समय भी होता है, अलग अलग बच्चे भी होते हैं। एक बात ध्यान रखो, कालानुक्रमिक में एक समय होता है और अनुप्रस्थ इसकी उल्टी होती है, बस ऐसा ही ध्यान रखो। रिवर्स बोलने की कोशिश मत करो, कभी कभी आगे पीछे हो जाए तो सिर्फ एक बात ध्यान रखो, कालानुक्रमिक विधि जो होती है एक समय में बहुत सारे बच्चों का अध्ययन करा जाता है। अनुप्रस्थ इसकी उल्टी होती और अनुक्रमिक इन दोनों का योग मानी जाती है ना। इस तरीके की कुछ विधियां थी साइकोलॉजी में। एक होती है मनोविश्लेषण विधि। अगर बच्चे के सपने के बारे में हमको पता चल जाए, बच्चे क्या सपने देखता है, हम बच्चे के बारे में बता सकते हैं। बच्चों को कहा जाए कि 1 मिनट में आपको 1000 शब्द बोलने, तो बच्चा जो भी बोलेगा उसके अंतर्मन की बातें होगी, है ना। क्योंकि इतना बना के नहीं बोल सकते, जो अंदर होगा वही बोलेंगे। आप इंस्टेंट जो बोलते हैं ना वो सच होता है, क्योंकि झूठ को बनाने में कुछ तो समय लग जाता है। आप कितने भी दिमाग खानो, थोड़ा समय तो लग ही जाएगा जब आप बातें बना के बोलोगे, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है कुछ मनोविश्लेषण विधि। शब्द साहचर्य करने का भी कहते हैं। आप प्यार को किससे जोड़ते हो, है ना, जीएफ से जोड़ते हो, माँ से जोड़ते हो, पिता से जोड़ते हो, स्टडी से जोड़ते हो, इससे आपके बारे में पता चलता है। इस तरह की कुछ विधियां हो जाती है। एक होती है मनोभूति, मन और शरीर के बारे में बताती है। इसके 3 और प्रकार बताए, सीमा करके कुछ एस और ए करके, औसत है, सीमा है और कुछ एक और सरल विधि या फिर ऐसा कुछ है ना। मोटा मोटी ये ध्यान रखो, इसकी 3 विधियां बताई जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या जाना, इस तरीके से एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, इस तरीके से हमने कुछ विधियों के बारे में बता दिया। अब देखेंगे अपन कि टीचर के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, बच्चे के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी। तो इसको जानने के लिए हम ना कुछ कोटेशन का सहारा लेंगे। जैसे पील महोदय कहते हैं कि अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में पता है ना, तो बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता, इन सब के बारे में थोड़ा सा देखो, बेटे का इशू, लेकिन हाँ कंटिन्यू करेंगे। बस अपन कुछ 20 मिनट के दरमियान ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरे को लग रहा है कि 20 मिनट भी नहीं लेने वाला फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि काफी इजी है फर्स्ट चैप्टर। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर हम पूरा नहीं देख रहे हैं। हमने ना मिडल से शुरू करा था, इस वजह से मिडल से रिवाइज करें, जहां से हमने पढ़ा ना उतना रिवाइज करें। फिर कभी समय मिलेगा तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी और फिर रिवाइज करेंगे ना जब अगली बार, तो इसको शामिल करेंगे। हाँ, तो कहाँ थे अपन, तो हम पढ़ रहे थे कि कुछ विधियां बता दी मैंने। अब साइकोलॉजी बच्चे के लिए क्यों जरूरी, टीचर के लिए क्यों जरूरी। टीचर के लिए पील कहते हैं कि एक बच्चे की ना योग्यता, क्षमता, रुचि के बारे में आपको पता चल जाता है। इस वजह से साइकोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। स्किनर, उसके बाद कुछ एक महोदय होते हैं, स्किनर महोदय, वो कहते हैं कि ये साइकोलॉजी आपको गलती करने से बचा देती है, त्रुटियों से आपकी रक्षा कर देती है। और जोड़ कहते हैं कि साइकोलॉजी तो एक कला है। वहीं कुपुस्वामी कहते हैं आपको सिद्धांत वगैरह देती है ना। और वहीं अपने एक थॉमस फुलर आते हैं, वो कहते हैं जिसे एक टीचर को किताब के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है ना, ठीक वैसे एक बच्चे के बारे में भी टीचर को अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ कोटेशन आते हैं जो बताते हैं साइकोलॉजी इस वजह से एक टीचर के लिए जरूरी है और बच्चे के लिए क्यों जरूरी है, एक स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी क्यों जरूरी। 2 क्वेश्चन आते हैं। विलियम जेम्स से किताब लिखते हैं टॉक टू टीचर, उसमें कहते हैं कि पढ़ाई बिना साइकोलॉजी के कभी हो ही नहीं सकती। वहीं एक और विद्वान आते कुपुस्वामी, वो कहते हैं कि जहां कि साइकोलॉजी का तो मेन पर्पस ही है कि उसको अच्छे शिक्षण में इस्तेमाल किया जाए, अच्छे अधिगम में उसका इस्तेमाल किया जाए। साइकोलॉजी तो चाहती है कि उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुपुस्वामी का कोटेशन आ जाता है। तो इस तरीके से हमने सब कुछ जान लिया। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में हमने कुछ वीडियो को जान लिया, और एक टीचर के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी ये जान लिया, और एक बच्चे के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों जरूरी ये जान लिया। तो देखो विदिन 10 मिनट्स अपना ये वाला सेशन कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा सा पॉज लेंगे, देन अपन सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, उसमें कहा जाता है कि एवरी 20 और 25 मिनट के बाद थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लो। उससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है ना। जैसे आप अगर कंटिन्यूअस पास की वस्तु देख रहे हो ना, तो कुछ सेकंड के लिए आपको थोड़ा दूर की वस्तु देखनी चाहिए, उससे आपकी आंखें रिलैक्स होती है। तो ब्रेन भी कुछ इसी तरीके से होता है। कंटिन्यूअस जो एक काम करो ना, उसको थोड़ा सा पॉज दो, कुछ और थोड़ा सा काम करो, फिर वापस से ब्रेन को वहीं ले आओ जाओ पहले था, ठीक है, जो पहले वाला वर्क आप कर रहे थे वहां। तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, देन अगेन कंटिन्यू करेंगे। ओके, कहीं जाइए नहीं।